बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स, हम बेसिक लेवल पर सर्किट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक कैटेगरी हम बना लेते हैं सिंपल सर्किट्स की, जिसमें सिंपल रेजिस्टर्स लगे हों, स्विचेस हों और मिनिमम एक सेल या एक बैटरी जो है वो मौजूद हो। और दूसरी तरफ एक कैटेगरी हम बना लेते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट्स की, जिसमें एक से ज्यादा सेल्स इन्वॉल्व हो जाएं, रेजिस्टर्स के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस आ जाएं, लूप्स इन्वॉल्व हो जाएं। ये जो एक स्क्वायर बन रहा है ये एक लूप है, दूसरा स्क्वायर बॉक्स दूसरी लूप है। तो ऐसे सर्किट्स को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट्स का। सिंपल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम ओहम्स लॉज का सहारा ले सकते हैं, ओहम्स लॉ की हेल्प ले सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को जब हमें सॉल्व करना हो तो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं किरचॉफ लॉज। किरचॉफ बेसिकली पूरा नाम गुस्ताव किरचॉफ है। ये एक रशियन फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने बहुत इजी वे में हमें कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने का मेथड दिया। अब किरचॉफ रूल्स में जो पहला रूल है, जिसे किरचॉफ फर्स्ट रूल भी कहते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी कहते हैं और इसे किरचॉफ पॉइंट रूल भी कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट है, द सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज जीरो। डेल सम ऑफ ऑल द करंट्स, ये इसके सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये हमने याद रखनी है। और इसको भी और इलेबोरेट करेंगे, अभी तो सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है हमने। द सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। चूंकि यहां पर मेन मरकज पॉइंट का है, तो इस वजह से इसे किरचॉफ पॉइंट रूल भी कहते हैं। यानी आपने यूं याद रखना है कि एक पॉइंट होगा सर्किट में जिसकी तरफ बहने वाले सारे करंट्स पॉजिटिव और उसको लीव करके जाने वाले तमाम करंट्स नेगेटिव अगर लिए जाएं, तो इन सब का जो सम होगा वो किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के बराबर आ जाएगा। तो आपने दो कन्वेंशन याद रखनी है कि वो पॉइंट, वो नोड जिसे हम चूज करेंगे, तो करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम अ पॉइंट विल बी टेकन एज नेगेटिव। क्योंकि एंटरिंग करंट और लीविंग करंट को बराबर होना चाहिए है, लिहाजा हम कहेंगे कि दिस रूल इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब यहां से एमसीक्यू फैक्टर्स याद रखने हैं बच्चों। ये फैक्टर एमसीक्यू के तौर पे पूछा जाता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड अपॉन, तो इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसका नाम किरचॉफ फर्स्ट रूल भी है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी है और इसे किरचॉफ पॉइंट रूल का नाम भी देते हैं। एंटरिंग करंट को आपने क्या रखना है? पॉजिटिव, और लिविंग करंट को क्या रखना है? नेगेटिव। अब आगे कुछ एग्जांपल्स भी आएंगे जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो आपकी बुक वाली डायग्राम पे चलते हैं कि लेट्स से किसी सर्किट में ये एक कॉमन पॉइंट है, तो I1 और I2 ये एंटरिंग करंट्स हैं, तो दे विल बी टेकन एज पॉजिटिव। I3 एंड I4 आर लिविंग करंट्स, तो दे विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव। अब हम इस पूरी सिचुएशन की इक्वेशन लिखें, तो हम लिखेंगे कि I1 प्लस I2, या इसको यूं कह लें, सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। सो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे I1 प्लस I2, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं, प्लस नेगेटिव I3 प्लस नेगेटिव I4, दैट ऑल मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो नेगेटिव किस लिए लिया हमने? कि I3 और I4 जो है ये लीविंग करंट्स हैं। सो वी कैन राइट I1 प्लस I2 is equal to I3 plus I4. All the entering current is equal to all the leaving current. So this behavior is based upon law of conservation of charge. एक तो ये मिसाल होगी। इससे आगे फॉर एग्जाम्पल किसी जंक्शन में करंट I1 आ रहा है और आगे दो शाखें हैं, दो ब्रांचेज हैं, तो ये I1 करंट डिवाइड हो जाएगा I2 एंड I3 में, और हम इक्वेशन लिखेंगे I1 is equal to I2 plus I3, इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद देखें, हमारे पास ये एक पॉइंट है
अगर आप तमाम एरोज पे गौर करें तो कुछ एरोज एंटरिंग करंट शो हो रहे हैं, ये जिनको मैंने हाईलाइट किया है, दीज आर द एंटरिंग करंट्स। और कुछ एरोज ऐसे हैं जो लीविंग करंट का बिहेवियर दे रहे हैं। अब देखिए तमाम के तमाम करंट्स की वैल्यूज उन्होंने मेंशन की हुई है, लेकिन यहां पर एक वैल्यू मिसिंग है। आपको ये वैल्यू बतानी है कि ये वैल्यू कितनी है। अब आप भी सॉल्व करें, मैं भी इसको यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूं कि ऑल द एंटरिंग करंट्स मस्ट बी इक्वल टू ऑल द लीविंग करंट्स। अब एंटरिंग करंट्स में बच्चों 0.7 है, उसके बाद 0.6 है, उसके बाद हमारे पास 0.2 एम्पेयर है, तो ये सारे एंटरिंग करंट्स हैं। लीविंग करंट्स कौन कौन से हैं? 0.4 प्लस 0.5 प्लस आई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट सिचुएशन आ जाती है तो आपको बेसिक आइडियाज पे रहना है कि ऑल द एंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू ऑल द लीविंग। तो अब ये वाला हिस्सा एडिशन के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.5 इज इक्वल टू 0.9 प्लस आई। तो 1.5 में से अगर हम 0.9 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो करंट आ जाएगा वो 0.6 एम्पेयर आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहां से लीव करने वाला करंट बच्चों कितना है? 0.6 एम्पेयर। बहुत सिंपल लॉजिक लगानी है कि ऑल द एंटरिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू ऑल द लीविंग करंट। समझ आ गई सब बच्चों को? हाँ नहीं बच्चों, कोई प्रॉब्लम इसमें? ऑल द एंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू ऑल द लीविंग करंट, ये बात आप सबने याद रखनी। इसी तरह यहां पे हमारे पास 30 एम्पेयर करंट एंटर हो रहा है, यहां पे 120 एम्पेयर करंट एंटर हो रहा है, और यहां से लीव कर रहा है 180 एम्पेयर करंट। अब आपको इस ब्रांच में ना सिर्फ करंट की मिकदार बतानी है बल्कि उसकी डायरेक्शन भी बतानी है कि वो एंटरिंग है या लीविंग है। तो वेरी सिंपल, वही बिहेवियर के ऑल द एंटरिंग मस्ट बी इक्वल टू ऑल द लीविंग। अब एंटरिंग करंट कितना है? एंटरिंग करंट है जी 120 प्लस 30, और लीविंग करंट कितना है? 180। ठीक है, अब हम लीविंग करंट नेगेटिव है, लीविंग करंट नेगेटिव हमने एक साइड पर लेना है। एंटरिंग माइनस लीविंग मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ये लीविंग करंट हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो फिर ये पॉजिटिव साइड्स पे आ जाएंगे, यानी एंटरिंग करंट इस साइड पे रह जाएगा, लीविंग करंट दूसरी साइड पे चला जाएगा। अगर आप इक्वेशन देखें, जो मेन इक्वेशन लिखी है, मैंने एक ही साइड पर सारे करंट्स लिखे थे। ठीक है, ये दोनों एंटरिंग थे, पॉजिटिव रखे, ये दोनों लीविंग थे, ये नेगेटिव रख दिए। अच्छा जी, तो यहां पर टोटल एंटर होने वाला करंट कितना है? 150 एम्पेयर। ठीक है, और दूसरी तरफ लीव कितना कर रहा है? 180 एम्पेयर। तो ये तो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहां पर 30 एम्पेयर करंट मजीद अभी एंटर होना बाकी है। तो इस ब्रांच में हमारे पास जो करंट आएगा वो भी एंटरिंग करंट होगा, और कितना होगा? 30 एम्पेयर, सच दैट 30 प्लस 120 प्लस 30, तो टोटल एंटरिंग भी 180 हो जाएगा और टोटल लीविंग भी 180 एम्पेयर हो जाएगा। सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है कि ऑल द एंटरिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू ऑल द लीविंग करंट। इसके बाद आते हैं बच्चों किरचॉफ सेकंड रूल पर। किरचॉफ सेकंड रूल, जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बेस पर डिराइव किया जाता है, दिस रूल इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स। इसकी स्टेटमेंट क्या है? द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इस टॉपिक के बड़े दूर रस नताइज हैं, वो ऐसे कि एक तो आपकी बुक में एक सर्किट आएगा, उसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपको अपनी पहली एग्जाम्पल जो इस टॉपिक से आगे एक एग्जाम्पल नजर आएगी, साथ साथ पेजेस पलटते जाएं और देखते जाएं, आपको एग्जाम्पल नजर आएगी। उसके बाद आपकी बुक में 7th न्यूमेरिकल है, फिर
8th न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल एग्जांपल्स और ये टॉपिक ये एक ही बेस पर सॉल्व होने हैं, किरचॉफ सेकंड रूल। द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। ये जो की पॉइंट्स हैं इन पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम जरा मेन कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। बच्चों सर्किट में दो पोटेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, एक बैटरी और एक रेजिस्टर। बैटरी के वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं और रेजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेट होने वाले पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। अब हमें सबसे पहले V और E की इक्वेशंस पे जाना। हम सब ने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा E इज इक्वल टू डेल W ओवर डेल Q। तो यहां से हम डेल W को E डेल Q लिख सकते हैं, ठीक है। और याद रहे ये जो डेल W है ये बेसिकली क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी की एक इक्वेशन अगर E डेल Q बन सकती है तो एनर्जी ही की एक इक्वेशन V डेल Q भी बन सकती। ये है बैटरी की सप्लाइड एनर्जी और ये है रेजिस्टर के क्रॉस डिसिपेटेड एनर्जी। तो फिर हम इसी इक्वेशन को IR डेल Q भी लिख सकते। तो आप सब बच्चों को सबसे पहले तो ये याद रहे, जहां बैटरी का हवाला आएगा वहां पे हम E डेल Q लिखेंगे, जहां रेजिस्टर की बात आएगी वहां पे हम IR डेल Q लिखेंगे। ये इतना हिस्सा सब बच्चों को समझ आ गया है तो मुझे कंफर्म कर दें। अगर बच्चों आप ये देखें कि करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ एंटर हुआ है, करंट बैटरी के नेगेटिव से किस तरफ एंटर हुआ है, पॉजिटिव की तरफ। तो बेसिकली करंट लो से किस तरफ गया है, हाई की तरफ। तो ऐसी सूरत हाल में आपने ये जो एनर्जी का साइन है ये आपने पॉजिटिव रखना है, E डेल Q। और अगर आप ये देखें कि करंट बैटरी के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हुआ है तो करंट बेसिकली हाई टू लो चला गया। हाई टू लो के लिए आपने नेगेटिव साइन यूज करना है E डेल Q के साथ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये लो स्टेट है, ये हाई स्टेट है। तो अगर आप लो टू हाई गए हैं तो योर एनर्जी विल बी टेकन एज पॉजिटिव, और अगर आप हाई टू लो आए हैं तो योर एनर्जी विल बी टेकन एज नेगेटिव। ये ध्यान आपने सिर्फ बैटरी के तौर पे रखना है, बैटरी के मामले में रखना है। क्या आपने ये देखना है कि आप बैटरी के अंदर से जब गुजरते हैं तो आप लो टू हाई गए हैं या हाई टू लो गए हैं। थोड़ा सा ज़हन में रख लेना, आगे एग्जांपल आएगी आपको समझ आ जाएगी। और रेजिस्टर के मामले में आपने थोड़ा सा बेरहम रहना है। आप रेजिस्टर से जब भी गुजरें आपने माइनस का साइन यूज करना है, क्योंकि रेजिस्टर जो है वो एनर्जी को क्या करता है, डिसिपेट करता है। सो ये चंद बातें कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी सीखने समझने के बाद आगे हम जिस चीज पर जाएंगे वो है लूप इक्वेशंस। लेकिन उससे पहले ये समझ लें, अगर सर्किट में एक से ज्यादा बैटरीज लगी हुई हैं तो सबसे पहले एक बिग बैटरी चूज कर लेते हैं। लेट्स से ये सर्किट की बड़ी बैटरी और इसका काम सर्किट को करंट प्रोवाइड करना है, तो हम पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट की डायरेक्शन ले लेते हैं और यहां पर ये करंट की डायरेक्शन बनी भी हुई है और करंट का नाम I है। अगर बच्चों लूप एक ही है तो आप उस करंट को I कह लें। लेकिन अगर ऐसा हो कि लूप्स एक से ज्यादा हो तो इस लूप के करंट को I1 और इस लूप के करंट को आपने नाम दे देना है I2 का। ठीक है, आगे एग्जांपल्स में भी ये बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी फिलहाल ये कि दो बैटरीज हैं, दोनों में से एक को बड़ा मान के चलते हैं। लेट से ये बड़ी बैटरी है, तो ये आगे अब कैसे चलेगा काम आप ये देखें। फर्ज कर लें कि चार्ज ने अपना सफर यहां से शुरू किया। तो चार्ज ने चूंकि हाई लेवल से सफर शुरू किया है, ध्यान रहे मैं बैटरी के अंदर से नहीं गुजार रहा, मैं बैटरी के आउटर सरफेस से स्टार्ट कर रहा हूं सफर को। तो यहां पर चार्ज के पास इस वक्त जो एनर्जी है वो E1 डेल्टा Q है। अब ये चार्ज जब रेजिस्टर में से गुजरेगा तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा, पहली बात तो रेजिस्टर के लिए मैंने क्या कहा था, नेगेटिव साइन यूज करना है, और IR1 डेल्टा Q दैट विल बी द एनर्जी ड्रॉप या एनर्जी लॉस अक्रॉस रेजिस्टर। इसके बाद बच्चों चार्ज बैटरी में से गुजरेगा। अब आप सबने दोबारा गौर से देखना है, करंट बैटरी में से गुजरा, लो से
किस तरफ गया, हाई की तरफ गया, सॉरी हाई से लो की तरफ गया। ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। तो करंट हाई से किस तरफ आया, लो की तरफ। हाई से लो के लिए साइन नेगेटिव और इक्वेशन क्या बनेगी, E2 डेल Q। तो इस इक्वेशन को हम इसकी जगह पे प्लेस करते हैं। हमारे पास ये लूप इक्वेशन बनी है, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस E2 डेल Q। उसके बाद करंट ने R2 में से गुजरना है, तो मैंने फिर कहा कि रेजिस्टर के लिए जस्ट यूज नेगेटिव साइन, तो IR2 माइनस साइन डेल Q दैट ऑल मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको ये कैसे पता चलेगा आपने इक्वेशन कहां पे खत्म करनी है, तो आपने जो सर्किट के कंपोनेंट्स गिनने हैं, 1 2 3 4, और लूप इक्वेशंस में टर्म्स कितनी बननी चाहिए, 1 2 3 4। तो हमने सम ऑफ एनर्जी चेंजेस को एडअप किया और कहा कि दिस ऑल सम मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी प्रोवाइडेड एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द यूटिलाइज्ड एनर्जी। अब इसमें से सब में देखें बच्चों, डेल्टा क्यू कॉमन आ रहा है, डेल क्यू डेल क्यू डेल क्यू एंड डेल क्यू कॉमन आके दूसरी तरफ ले जाके उसको खत्म कर दें। पीछे हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी, हमारे पास इक्वेशन बचेगी E1 माइनस IR1 माइनस E2 माइनस IR2 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये जो सारी की सारी टर्म्स हैं, ये एनर्जी नहीं है, ये पोटेंशियल है। लेकिन हमने इसको डिराइव किस बेस पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए हमने इसको जिस बेस पे डिराइव किया है उस बिना पर हम कहते हैं कि इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और डेरिवेशन क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये दो बिहेवियर्स हमारे पास किरचॉफ लॉज में आते हैं बच्चों, कि किरचॉफ लॉज में पहला किरचॉफ पॉइंट रूल भी कहलाता है, किरचॉफ करंट लॉ भी कहलाता है। इसे हम बेस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, और समेशन फॉर्म है सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0। दूसरा कहता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसे KVL KVR भी कहते हैं, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर आप बैटरी के हाई से लो की तरफ गए हैं तो आपने माइनस E डेल Q लिखना है। अगर आप बैटरी के लो से हाई की तरफ गए हैं तो आपने प्लस E डेल Q लिखना है। और रेजिस्टर में से गुजरते हुए आपने सिर्फ नेगेटिव साइन ही यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल समरी हो जाएगी किरचॉफ लॉज की, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ। अब मैं आप सब बच्चों को ये जो एग्जांपल्स और ये न्यूमेरिकल्स हैं इनके सॉल्व करने की एक बेसिक आइडियोलॉजी समझाता हूं, और आई विल गिव यू अ टास्क कि अगर आप इसको सॉल्व कर सकें उन बेसिस पर। तो मैं लूप इक्वेशंस की भी तरतीब आपको बताता हूं। देखें, इन एक सर्किट जो एग्जांपल में है, आप सब बच्चे अपने साथ अपने न्यूमेरिकल्स वाला पेज भी निकालें, न्यूमेरिकल 7 देखें और न्यूमेरिकल नंबर 8 देखें। ठीक है, अब एग्जांपल में देखना है, एग्जांपल की स्टेटमेंट पढ़े, वो कहता है फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। देखें, कंफर्म करें कि यही लिखा हुआ, फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। हाँ जी बच्चों, टिपू क्या लिखा हुआ है इसमें, फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर की बजाय? आपके पास बुक ही है ये सेम? अच्छा चले, मैं आपको इन शॉर्ट ये बता देता हूं। एग्जाम्पल हो या न्यूमेरिकल हो, सबका मेन थीम यही है, कैलकुलेट द करंट, वही फाइंड द करंट। ठीक है, अब देखें, चूंकि इसमें लूप्स कितनी है, 2, तो सबसे पहले लूप्स का अंदाजा लगा लेना है। उसके बाद दोनों लूप्स में जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम रखनी है, दोनों लूप्स में
करंट की डायरेक्शन सेम रखनी है। जैसे यहां पर क्लॉकवाइज लिया हुआ है तो यहां पर भी क्लॉकवाइज लेना है। उससे अगली बात देखें, पहली लूप के करंट को I1 का नाम दे देना है। ठीक हो गया, बस वो ये की बात है, फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर कर लें या फाइंड द टोटल करंट कर लें। अब आप इधर देखें सब बच्चे, ध्यान अब पूरा इधर रखना है और गौर से मेरी बातें सुननी। पहली लूप में गुजरने वाला करंट, उसको आप नाम दे दें I1 का। दूसरी लूप के करंट को I2 का, लेकिन दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। यहां तक आइडिया ज़हन में रख लें। उसके बाद देखें, R1 में से कौन सा करंट गुजर रहा है? I1। R3 में से कौन सा करंट गुजर रहा है? I2। लेकिन R2 पे अगर गौर करें तो इसमें से I1 भी गुजर रहा है और इसमें से I2 भी गुजर रहा है। ठीक है, सो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों? हम इनकी लूप इक्वेशंस बनाएंगे। मैं आपको एक आध लूप इक्वेशन बना के दिखाता हूं और आपने गौर करना है चीजों पर। ये नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको इन रेजिस्टर्स की और इन EMFs की वैल्यूज भी गिवन होंगी। सो आप देखते जाएं। ये हमारे पास लूप 1 है, ये लूप 2 है, तो सबसे पहले हेडिंग दूंगा मैं लूप 1 के लिए। ठीक है, लेट्स से मैं मोशन ऑफ करंट को यहां से स्टार्ट कर लेता हूं। अब गौर करें कि मैं बैटरी के नेगेटिव से स्टार्ट ले रहा हूं, तो मैं लिखूंगा -E1। उसके बाद रेजिस्टर में से गुजरेंगे तो -IR1। उसके बाद आप R2 में से गुजरेंगे तो सब बच्चे जरा R2 पे फोकस करें। R2 में से अगर I1 ऊपर की तरफ जा रहा है तो I2 नीचे की तरफ आ रहा है। इसको आप एंटरिंग करंट कंसीडर करके पॉजिटिव कर लें और इसको आप लीविंग करंट समझ के नेगेटिव कर लें, यानी किरचॉफ पॉइंट रूल लगा लें। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चूंकि ये रेजिस्टर है तो नेगेटिव साइन लिख देंगे। अब इसमें से गुजरने वाला एक करंट नहीं है, दो है, तो हम लिखेंगे I1 माइनस I2 इंटू R2। उसके बाद आप बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए हैं तो आप लिखेंगे प्लस E2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो कितनी टर्म्स हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो हैव यू गॉट दिस लूप इक्वेशन? क्या आपने EMFs की इक्वेशन कैसे बनानी? उसके बाद अगला काम क्या होगा? उसके बाद अगला काम मैं आपको बताता हूं। बच्चों इस जगह पे गौर करना है, यहां पे आपको वैल्यूज दी हुई है। E1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 40 वोल्ट, तो आपने -40 लिखना है। माइनस R1 की वैल्यू 10 है तो आप 10 I1 लिखते हैं। I1 और I2 हमें नहीं पता तो हम इसको ऐसे ही चलने देंगे। R2 की वैल्यू 30 है तो यहां पर हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे और E2 की वैल्यू हमारे पास 60 वोल्ट है तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपने। सिंप्लीफाई ऐसे कर ले, माइनस 10I1 माइनस 30I1 प्लस 30I2 प्लस 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यानी I1 और I2 को जरा तरतीब के साथ इक्वेशन बना लें। तो -10I1 माइनस 10I1 और -30I1 ये हो जाएगा -40I1 प्लस 30I2 प्लस 20 मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये जो नेगेटिव टर्म है उधर जाके हम पॉजिटिव कर लेते हैं, तो हम इसको लिख रहे हैं 40I1 माइनस 30I2 इज इक्वल टू 20। पूरी इक्वेशन को 10 पे डिवाइड कर दें तो 4I1 माइनस 3I2 मस्ट बी इक्वल टू 2। तो मुझे बुक पर अगले पेज पे देख के बताएं कि करंट की ये इक्वेशन बन रही है 4I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 2। हाँ जी बच्चों, ओके। अब
मैं अगली लूप की इक्वेशन नहीं बना रहा, वो इक्वेशन आप समझ लें कि आपके जिम्मे है, आपने बनानी है। आपने क्या करना है, मैं जब इस लूप की इक्वेशन बना लूंगा तो इसी तरह जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास इसी तरह की एक इक्वेशन आएगी। मुझे वो इक्वेशन बता दें जरा क्या लिखी हुई है। लूप 2 को जब सिंप्लीफाई करते हैं तो उसकी इक्वेशन जो बन रही है, मुझे सिर्फ वो फाइनल इक्वेशन बतानी है आपने। सिक्स I1 माइनस 9I2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये होगी लूप 2 की इक्वेशन। अब मैथमेटिक्स में बच्चों एक प्रोसेस होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड होता है कि इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स है ना, तो दोनों में से किसी एक को उड़ा देते हैं। हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले लूप 2 की इक्वेशन यहां पे लिख लेते हैं, 6I1 माइनस 9I2 इज इक्वल टू 2। और ये जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं 3 से अभी आपको पता चल जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 12I1 माइनस 9I2 इज इक्वल टू 6। अब हम दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका आंसर आएगा -6I1, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका आंसर आएगा -4। तो हमारे पास I1 जो है वो 4/6 हो जाएगा। और अगर आप बुक पे देखें तो I1 का आंसर आपको 2/3 एम्पेयर मिल रहा है। हाँ जी बच्चों, I1 का आंसर 2/3 एम्पेयर। ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि हम किसी एक इक्वेशन में, जैसे 4I1 माइनस 3I2 इज इक्वल टू 2 लिखा है, तो हम इस इक्वेशन में बल्कि दूसरी इक्वेशन यूज कर लेते हैं, 6I1 माइनस 9I2। 6 लिखें, I1 की जगह 2/3 लिखते हैं, माइनस 9I2 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास 3 2 ज़ा 6 माइनस 9I2 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या सिचुएशन बन गई है, ये हमारे पास बन गई 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 9I2। और I2 जो है बच्चों वो हमारे पास 2/9 एम्पेयर आ जाएगा। आप आगे इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अब जरा सब बच्चे ध्यान देंगे इन दो करंट्स पर। एक करंट क्या है I1, एक करंट क्या है I2। I1 कितना है 2/3, I2 कितना है 2/9। सो अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि मुझे ये बताएं कि R1 में से कितना करंट गुजर रहा है, तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ जी बच्चों, R1 में से कितना करंट गुजर रहा है। तो आपको सिर्फ इतना ही गौर करना है कि R1 में से I1 गुजर रहा है, और I1 कितना है 2/3 एम्पेयर। तो ये हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। गुड। अब मुझे आपने बताना है कि R3 में से कितना करंट गुजर रहा है। I2 गुजर रहा है, तो यहां पर 2/9 आ जाएगा। ठीक होगी बात। अब सारा झगड़ा था दरमियान वाले रेजिस्टर का। दरमियान वाले रेजिस्टर में से कौन सा करंट गुजर रहा है? इसमें से गुजर रहा है I1 माइनस I2। तो जस्ट सिंपली 2/3 माइनस 2/9। ठीक है, तो आपके पास कितना आंसर आ रहा है यहां पर देखें, 6 माइनस 2 यानी 4/9 एम्पेयर इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले रेजिस्टर में से R1 गुजरेगा, तीसरे में से I2 गुजर रहा है, लेकिन दरमियान वाले रेजिस्टर में से दोनों करंट पास करेंगे। तो आप जब दोनों फाइंड कर लें तो दोनों का डिफरेंस ले लें। अब सेम यही काम बच्चों आपने अपने न्यूमेरिकल नंबर 7 में करना है। आप करंट की डायरेक्शन ले लें, इसमें I1 और इसमें उसी तरह I2। आप एक आसानी के लिए आपको बता रहा हूं कि आपकी तमाम तर एग्जाम्पल और
जो आपके पास न्यूमेरिकल है, इसमें आप सारे का सारा करंट जो है बच्चों वो क्लॉकवाइज कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तीनों चीजों में, एग्जाम्पल में भी न्यूमेरिकल में भी आप एक ही डायरेक्शन के साथ चले, आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। इसमें भी आपने क्या करना है, फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर। इसमें से कौन सा गुजर है, I1, और इसमें से क्या गुजर है, I1 माइनस I2। तो ये दो काम करने हैं आपने। ठीक है, सेम इसी तरह जो एग्जाम्पल है उसमें इसका करंट I1 है, इसका करंट I2 है। तो I1 किस किस में से गुजर है, 1 2 3, इनका करंट I1 होगा। I2 गुजर रहा है इन दोनों में से, और दरमियान वाले में से कौन सा करंट गुजरेगा, I1 माइनस I2। एक आसान सी मिसाल, वो कहता है कि पावर डिसिपेटेड भी फाइंड करनी। तो मैं आपको एक रेजिस्टर से ये बात समझा देता हूं, आप इसको सॉल्व करेंगे। इसमें से करंट कितना गुजर रहा है, I1। इसकी रेजिस्टर की वैल्यू क्या है, 2 ओम। तो आप फाइंड करेंगे पावर इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R1। I1 की जगह लिखेंगे I1 की वैल्यू जो आप फाइंड करेंगे, और R की जगह आपने 2 लिख देना। तो जो आंसर आएगा वो इस रेजिस्टर के अंदर डिसिपेटेड पावर होगी। इसी तरह I स्क्वायर R, इसी तरह I2 स्क्वायर R, और दरमियान वाले के लिए क्या होगा, I1 माइनस I2 स्क्वायर R, ये होगी पावर डिसिपेशन। तो इस तरीके से ये काम बच्चों आपने करना है कंप्लीट। कल मैं इसका फीडबैक लूंगा आपसे, और करके अगर आप चाहें तो मुझे ग्रुप में भी अपना ये वर्किंग जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही हमारा किरचॉफ लॉज का टॉपिक था। और किरचॉफ लॉ का सेकंड रूल जो है अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इससे अगला जो टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, वो सारे का सारा किरचॉफ लॉ पे बेस करता है। ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दे। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह मंडे को क्लास होगी, लेकिन आप कोशिश करें कि मुझे कल अपनी वर्किंग करके जो है वो शेयर लाजमी करें। रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो दो लूप्स के दरमियान आ रही। हमें पहले उसका करंट फाइंड करने के लिए I1 माइनस I2 करना पड़ेगा।